आज हमारा टॉपिक इंट्रासेलुलर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ एमसीडीके। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से एमसीडीके का एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट अलग अलग स्टेटस में कैसे किया जाता है। इसको सीखना है और अच्छे से चीजों को जानना है। एमसीडीके जो है, देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं एमसीडीके पूरा कैपिटल फॉर्म में ही लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो एमसीडीके जो है ये होना चाहिए और कब डीएक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं कि अगर ग्राफिकल देखें तो G2 फेज में जो चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट ये एक्टिव होना शुरू होता है। M फेज में पूरी तरीके से रहता है और G1 फेज जो है नेक्स्ट का, उसमें जाकर थोड़ी दूर आगे जाकर ये खत्म हो जाता है। बेसिक इसका एक्टिवेशन जो है वह M फेज के ही इर्द गिर्द है। तो एक्टिवेशन इस समय होना चाहिए, लेकिन इसको इनएक्टिवेट कब करना है? जब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे G2 से M फेज में जाना है, लेकिन चेक पॉइंट जो है इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि अभी वो तमाम मटेरियल्स बने नहीं हैं जिससे एम फेज में शुरू हुआ जा सके। यहाँ पर एमसीडीके को क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ एमसीडीके को हमें रोकना पड़ेगा, मतलब इसको हमें इनहिबिट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि एक एंजाइम है जिसका नाम है V1 काइनेज। पिछले लेक्चर में इस एंजाइम का एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन किया गया था। आज उसी चीजों से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए V1 काइनेज, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सेल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है CDC25 फॉस्फेटेज का, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करता है। अगर सेल में V1 काइनेज बहुत ज्यादा है तो CDC25 फॉस्फेटेज बहुत कम होगा। अगर सेल में V1 काइनेज बहुत कम है तो निश्चित रूप से CDC25 बहुत ज्यादा होगा। अब आप देखें केस 1, आपको आंसर करना है, ठीक है। हम इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं। When A is much more than B, case 2, when A is much less than B, आपको बताना है कि इस वक्त सेल की स्टेटस क्या होंगी, सेल किस फेज में होगा, क्या होने वाला। कोई अगर आप में से बताना चाहते हैं तो उसको बताएं। चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूं। अगर A बहुत ज्यादा हो B से, मतलब V1 काइनेज बहुत ज्यादा हो B से, इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस रिमेन्स इन G2 फेज। न्यूक्लियस अभी भी क्या होगा? G2 फेज में रहेगा। कहने का अगर इसका तात्पर्य समझे तो M फेज जो है, MCDK जो है, उसको ये ब्लॉक करके रखेगा, ठीक है। मतलब सेल जो है वो G2 फेज में है। लेकिन अगर B बहुत ज्यादा है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस इन M फेज। न्यूक्लियस जो है वह M फेज में जा चुका है और इसका मतलब क्लियर कट है कि MCDK की एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी। इसलिए यह रिलेशनशिप एकदम क्लियर कट होना चाहिए। अब देखिए
फॉस्फेटेज एंजाइम है जिसका नाम है, पूरा नाम है CDC25 फॉस्फेटेज। ये एंजाइम अभी इनएक्टिव है। यह अभी इनएक्टिव। यदि यह एंजाइम इनएक्टिव है तो बताइए सेल किस फेज में है? G2 फेज में। निश्चित रूप से सेल G2 फेज में है। MCDK क्या है? MCDK एक्टिव और इनएक्टिव? अगर सेल G2 फेज में है तो MCDK इनएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा। ये CDC25 फॉस्फेटेज का तो चीजों को समझते हैं ना कि इनएक्टिव कब होगा CDC25? तो जब सेल G2 फेज में हो और उसका MCDK को एक्टिव नहीं करना है। अब इसी सवाल को हम लोग आगे ले जाते हैं। यहां पर क्या होता है कि इसमें हम लोग एक फॉस्फेट जोड़ते हैं। फॉस्फेट जोड़ने के लिए हमारे पास ATP है, ATP से ADP, इसमें से एक फॉस्फेट ट्रांसफर हुआ और वो CDC25 फॉस्फेटेज के साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया और हम लोग इसको बोले, यहां पर लिख देते हैं गोल करके फॉस्फेट। अब ये जो है, ये जो CDC25 फॉस्फोराइलेटेड जो है यह एक्टिव हो गया, यह एक्टिव हो गया। अब एक्टिव है तो सेल किस फेज में है? पहला सवाल। आंसर होता है कि अगर CDC25 फॉस्फेटेज एक्टिव है, इसका मतलब है कि MCDK जो है वह एक्टिव हो जाएगा और सेल जो है वह M फेज में चला जाएगा और MCDK क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो यह जो है CDC25 के एक्टिव और इनएक्टिव होने से इसका एक मतलब होता है। जो यहां पर एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम है पोलोकाइनेज। पोलोकाइनेज। हम लोग को अभी कुछ स्टेटस को देखना है। G2 फेज, M फेज, MCDK, ऐसे करके देखना है। यहां पर केस है, ठीक है, हम केस बताएंगे कि जो एक्टिव होगा उसके लिए ब्रैकेट में हम टिक लगाएंगे, टिक, और जो इनएक्टिव रहेगा उसके लिए सर्किल में हम लोग क्रॉस लगाएंगे। अब सबसे पहला V1 काइनेज लिखा मैंने एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। अब आप बताइए कि पहले राबिया बताएं G2 फेज पर हम कौन सा साइन यूज करेंगे? जल्दी बोल रहे हैं। एक्टिव। एक्टिव। ठीक है। M फेज पर इनएक्टिव। इनएक्टिव। MCDK पर इनएक्टिव। गुड। अब दूसरा, सेकेंड, पोलोकाइनेज, ब्रैकेट में मैंने लिखा एक्टिव। अब विनीता बताएं कि क्या साइन यूज करेंगे हम G2 फेज में? सर G2 में क्रॉस, गुड। M में टिक, करेक्ट। MCDK टिक, क्योंकि M करेक्ट। फेज टिक तो MCDK टिक, इन दोनों का साइन एक ही जैसा हो। अब तीसरा सवाल सुप्रिया से। CDC फॉस्फेटेज
डीफॉस्फोराइलेटेड, ठीक है, डीफॉस्फोराइलेटेड है, G2 फेज का क्या होगा? टिक। अच्छा, ठीक है। M फेज? फेज क्रॉस। अब ये दोनों तो फेज क्रॉस ही हो जाएगा। यस सर। अगर CDC25 ना, CDC25 अगर डीफॉस्फोराइलेटेड है, इसका मतलब CDC25 इनएक्टिव है। अगर CDC25 इनएक्टिव है तो V1 काइनेज एक्टिव है, इसलिए G2 फेज जो है वो एक्टिव होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आप सब लोगों ने। देखिए, इफ V1 काइनेज is phosphorylated at its tyrosine residue, what is the state of the nucleus of cell, G2 और M? ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अगर V1 काइनेज phosphorylated at its tyrosine residue, what is the state of the nucleus of cell? आप क्या इसका उत्तर देंगे? अल्फा। सेल G2 में है या M फेज में? G2 में, क्योंकि V1 काइनेज अगर टायरोसिन रेसिड्यू पर फॉस्फोराइलेटेड है, इसका मतलब ये क्या होता है? एक्टिव। और ये एक्टिव होता है तो ये किसको इनहिबिट करता है? इनहिबिट्स MCDK, और अगर MCDK इनहिबिट है तो सेल G2 फेज में ही रहेगा। सो ये टर्म इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखें आप, जैसे हमने लिखना है कि CDC25 phosphatase is dephosphorylated, बताइए कि सेल G2 फेज में है और M में, किसमें है सेल? ये क्वेश्चन का जवाब जो है वह देंगी श्रेया। अगर सर हम सुने फॉस्फेटेज, अगर CDC25 फॉस्फेटेज अगर ये डीफॉस्फोरिलेटेड है, इसका मतलब CDC25 इनएक्टिव। तुरंत हम वहां पर अपने हाथ लिखते हैं इनएक्टिव है। और अगर CDC25 इनएक्टिव है, इसका मतलब V1 काइनेज एक्टिव है, और अगर V1 काइनेज एक्टिव है तो सेल G2 फेज में। इसी चीज को घुमा के क्वेश्चंस में लिखा रहता है। अब अगर हमको ये उल्टा पुल्टा तरीके से भी चीजों को समझना हो, मतलब नाक को पकड़ना है सीधी उंगली से या घुमा के भी, और ये अगर हमको समझ में आ जाए तो हम आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसको हम डिस्कशन में डेवलप कर सकते हैं, और बिल्कुल हम बोलेंगे कि ये हमें सारी बातें समझ में आ जा रही। हम लोग देख रहे हैं एक हेडिंग, DNA रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। DNA रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। हम सब जानते हैं कि जब DNA करेक्टली रेप्लिकेट करेगा, मतलब कि एक DNA से जब सही सही तरीके से दो आइडेंटिकल DNA बन जाए, है ना, दो आइडेंटिकल DNA बन जाए, ठीक है, ये S फेज में है
तो फिर G2 फेज में से इंटर करता है और फिर M फेज की ओर बढ़ता है। G2 तो हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज अ गैप, ये एक गैप फेज है S फेज और M फेज के बीच में, जिसके बीच में हम लोग M फेज के लिए तैयारी करते हैं, M फेज की तैयारी करते हैं। यही यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अगर ये दोनों डीएनए अच्छे से रेप्लिकेट ना हो, अच्छे से अलग नहीं हो, तो M फेज में जाने का कोई मतलब नहीं। उसका मतलब है कि वो एक डिफेक्ट है, ठीक है ना, और डिफेक्टिव चीजों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है कि देखा जाए कि सही सही डीएनए रेप्लिकेशन होने से एम फेज पर क्या असर पड़ता है। देखो, करेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन, अगर डीएनए रेप्लिकेशन सही है, ये एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक किसको? एमसीडीके। एमसीडीके क्या है? जो एम फेज को रन करता है, मतलब माइटोसिस को रन करता है। अगर हमारा डीएनए सही प्रकार से रेप्लिकेशन हुआ है, उसका सब कुछ ऑल इज वेल, वो हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, गो अहेड, आगे बढ़ो, है ना। अगर यहीं पर कहानी बदल जाए और यहां पर हो जाए इनकरेक्ट, तो ये पॉजिटिव फीडबैक की जगह पर क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक, और इसका रिजल्ट होगा कि एमसीडीके इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट, और सेल एम फेज में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक मैसेज एमसीडीके को देता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया टू अंडरस्टैंड द सेल साइकिल एंड डीएनए रेप्लिकेशन, दोनों को मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और देखिए कि क्या हुआ। ये एक न्यूक्लियस है सेल का, जिसमें ये डीएनए है, ठीक है ना, और देखो इसके साथ क्या होता है। सबसे पहले क्या हुआ? एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल समझते हैं ना, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ऑल थिंग्स आर एज पर द नीड, सभी चीजें आवश्यकता अनुसार वहां पर है, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल। तो जो कंट्रोल था, उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण नॉर्मल माइटोसिस हुआ, नॉर्मल माइटोसिस, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एमसीडीके जो था, ठीक है, वो फंक्शनल था, ऑल इज वेल, ओके। अब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट करने के दरमियान में, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, एक्सपेरिमेंट करने के दरमियान में लोगों ने कैफीन डाला, कैफीन। अब कैफीन डालने का मतलब हो गया कि ये कंट्रोल नहीं रहा, ये अब ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रहा, और हम इसको बायस्ड भी कहते हैं कि हमने इसको खास तरीके से विकसित किया है। हमने जब कैफीन डाला तो रिजल्ट था कि नॉर्मल माइटोसिस हुआ, ठीक है ना, नॉर्मल माइटोसिस हुआ, एमसीडीके फंक्शनल, एमसीडीके फंक्शनल। अब तीसरा पॉइंट जब आया, डेवलप हुआ, तो वैज्ञानिकों ने यहां पर दिया हाइड्रोक्सी यूरिया। क्या दिया? हाइड्रोक्सी यूरिया। ये सभी रीएजेंट है, ये भी एक्सपेरिमेंटल मेथड है। उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस, या फिर सेल ही बोल देते हैं, ठीक है ना, सेल हॉल्ट्स इन एस फेज, सेल एस फेज में वो रुक गया, ठीक है ना, सेल एस फेज में रुक गया। क्यों रुक गया भाई? क्या कारण था? क्योंकि हाइड्रोक्सी यूरिया जो है वह
डीएनए रेप्लिकेशन को मतलब डैमेज करता है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑब्स्ट्रक्टर, मतलब ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या हुआ, सेल हॉल्ट करेगा एस फेज में, क्योंकि यहां डीएनए रेप्लिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ। और अंतिम जो इसका एक एक्सपेरिमेंट था, अब उसको हम कहाँ लिखें, चलो हम यहां उसको घुसा देते हैं। अंतिम एक्सपेरिमेंट, उसमें लोगों ने क्या किया, उसमें कैफीन को प्लस हाइड्रोक्सी यूरिया को मिला दिया एक साथ। हाइड्रोक्सी यूरिया को मिलाने पर क्या देखा, जो माइटोसिस है वो सुसाइडल हो गया। सुसाइडल माइटोसिस मतलब सेल एम माइटोसिस में इंटर करते करते खत्म हो गया। अब आप गौर करें कि ये जो हाइड्रोक्सी यूरिया है, ये क्या किया इसने डीएनए रेप्लिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ, सेल जो है वो एस फेज से आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एररफुल था। अब हम लोग देखते हैं कि एमसीडीके एंड एपीसी का रिलेशनशिप, एंड एपीसी का फुल फॉर्म होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। So this is anaphase promoting complex. Okay, promoting complex. अब ये जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, इनके और एमफेज के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। एक्चुअली एनाफेज में होता क्या है, हमने पहले भी कहा है कि हमें शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। एनाफेज में होता क्या है, एनाफेज में सेपरेशन ऑफ replicated chromosomes towards the opposite pole, towards the opposite poles due to depolymerization, एक ये भी टर्म यूज होता है, और डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये सब लोग पढ़े हैं, इसलिए सबके दिमाग में होगा कि यही काम होता है कि स्पिंडल फाइबर के डीपॉलीमराइजेशन या डिसअसेंबली के कारण क्रोमोसोम्स, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया, डबल अमाउंट, वह अपोजिट पोल्स की ओर जाता है ना। और इस पर यही एनाफेज का काम है। अब क्या नोट करने वाली बात है कि एक्यूरेसी ऑफ क्रोमोसोमल separation is important for M phase to move into the G1 phase. M phase से G1 phase में जाने के लिए क्रोमोसोम का एक्यूरेटली सेपरेट होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार से, मान लो कि 2 क्रोमोसोम है ना, आप देखिए ये डायग्राम्स द्वारा हम बता रहे हैं, ठीक है, दोनों डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हैं जो रेप्लिकेशन में बने हैं। जस्ट सी इट, अगर सोचो कि ये दोनों क्रोमोसोम्स
स्पिंडल फाइबर इनको अपोजिट डायरेक्शन की ओर खींच रहा है। ये आर्म पूरा सेपरेट हो गया ये, लेकिन यहां पर जुड़ा रह गया। ये इधर खींच रहा है अपोजिट पोल की ओर, ये इधर अपोजिट पोल की खींच रहा है। अगर ऐसा है तो नेगेटिव सिग्नल देता है। सेल पूछता है कि क्या हम एनाफेज से आगे बढ़े, क्या हम मान लें कि डीएनए और इन सब चीजों का कंप्लीट सेपरेशन हो गया, एकदम बल्ले बल्ले हो गया है। सेल निगेटिव सिग्नल दे रहा है कि ना 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 ना, ये गलती मत करियो। क्यों मत करियो? क्योंकि अभी क्रोमोसोम का पूरा हिस्सा अलग नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा चिपका हुआ है। अगर ये नेगेटिव सिग्नल है, अगर ये नेगेटिव सिग्नल है तो सेल remains into M phase, remains into M phase। अगर किसी कारण से ये यहां रहते हुए सेल ने पॉजिटिव सिग्नल दे दिया, दोनों खींचातानी किया, दोनों खींचातानी में दो चीजें हो सकती हैं। पहला कि दोनों क्रोमोसोम साथ ही होकर एक तरफ चला जाए, ठीक है ना। पहला ये हो सकता है कि दोनों क्रोमोसोम सटा हुआ ही एक ही साइड चला जाए, ठीक है ना। देखो एक ही साइड चला गया और दूसरा साइड क्या हो गया, दूसरा साइड खाली रह गया, एक साइड ही दोनों चला गया, दोनों एक साइड चला गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि एक क्रोमोसोम जो है उसके साथ दूसरे क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूट जाए, टूट के रह जाए, ठीक है ना। देखिए साइंस है ना, हमें इस चीजों को समझना पड़ता है। क्या हो गया, ये टुकड़ा टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद ये टुकड़ा यहां सटा हुआ भी रह सकता है, या ये यहां से सेल में फ्री होकर ऐसे भी रिलीज हो सकता है। यह दोनों कंडीशन जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल, इसे हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं यूप्लॉइडी, अब तो वैज्ञानिक लोग उसको कराते भी ना, एन्यूप्लॉइडी और थर्ड उसमें होता है, वो होता है कि ये ब्रेकिंग ऑफ आर्म्स, तो इस तरह के एबरेशंस दिखते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में इस तरह के एबरेशंस जो है वह बीमारियों को या सिंड्रोम या कोई ना कोई डिफेक्टिव चीजों को पैदा करता है। लंबे समय में ये इवोल्यूशन के लिए कुछ काम कर सकता है, लेकिन सामान्य रूप से क्या है, ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। तो एक एनाफेज का बहुत सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर हम कह सकते हैं कि मतलब सेल को उस फेज से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर एकदम मतलब डैमेज ही हो जाए पूरा डीएनए तो न्यूक्लियस को एपोप्टोसिस में चला जाना चाहिए, उस सेल को मर जाना चाहिए। ये इस तरीके से चीजों को हमें सोचने की जरूरत पड़ती है।